नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। तो इस भारत की ऐतिहासिक कवरेज, यानी कि भारत के राष्ट्रीय पर्व की ऐतिहासिक कवरेज आप हमारे इस जी न्यूज के राष्ट्रीय स्टूडियो से लगातार देख रहे हैं। हम कल से कह रहे हैं भारत भाग्य विधाता, और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो बात कही, 24 घंटे के भीतर भीतर पूरी दुनिया ने उस बात पर मोहर लगा दी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एलएसी और एलओसी की रक्षा करना हमारा फर्ज है, हम वो रक्षा कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब नए युग में आतंकवाद और विस्तारवाद साथ साथ नहीं चल सकते। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इस पर मोहर लगाई गई। वहीं अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए किस तरीके से भारत जो है वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और भारत को अगर कोई मुसीबत आती तो उसके साथ होगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उस पर मोहर लगा दी जो बाइडेन ने। यानी पूरी दुनिया अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। वहीं अलग थलग पड़ता पाकिस्तान नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब विस्तारवाद के अंत की अगुवाई भी भारत ही करने वाला है। यानी पहले आतंकवाद के खिलाफ राह दिखाई, अब विस्तारवाद के अंत में भी भारत करेगा अगुवाई। तो लाल किले से मोदी मंत्र, अब विस्तारवाद खत्म। तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो इस वक्त सवाल हैं वो हम आपको बता दें। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या इस वक्त लाल किले से मोदी मंत्र, अब विस्तारवाद का अंत। दूसरा बड़ा सवाल, चीन के खिलाफ मोदी पॉलिसी पर अमेरिका की मुहर है। चीन जिस तरीके से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है, पहले ट्रंप का साथ तो मिला ही, वो तो भारत के साथ खड़े नजर ही आ रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन का भी साथ आ जाना साफ बताता है कि चीन के लिए अब कहीं ना कहीं जगह नहीं बची है। वहीं मोदी के ब्लूप्रिंट से चीन का विस्तारवाद अब क्या इतिहास बन जाएगा, क्योंकि जिसने विस्तारवाद किया वो कहीं ना कहीं गुम ही हो गए। और आतंक और विस्तारवाद को एक मंच पर ला देना, यह साफ तौर पर बताता है कि पूरी दुनिया को बता दिया कल प्रधानमंत्री मोदी ने कि विस्तारवाद और आतंकवाद एक ही हैं। वहीं मोदी ने चीन पर दुनिया की वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं पॉलिसी ही बदल दी। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद। हमारे साथ रविंद्र सचदेव है, स्टूडियो से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, रिटायर्ड पूर्व उपसेनाध्यक्ष। हमारे साथ तनवीर अहमद है, प्रवक्ता जेडीएस। हमारे साथ मुकेश नायक हैं, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ आत्मा सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और फंड रेजिंग का काम भी करते रहते हैं। सबसे पहले सुधांशु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि कल जब मोदी जी ने विस्तारवाद और आतंकवाद का जिक्र एक ही शब्द, एक ही वाक्य में किया, और जो बाइडेन का उसके बाद यह कहना कि भारत जो भी डिसीजन लेता है या अगर कोई मुसीबत आती तो वो साथ खड़ा रहेगा, यानी कि मैं क्या यह मानूं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है? पहले भारत ने की आतंक के खिलाफ लड़ाई में अगुवाई, आतंक के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई, अब विस्तारवाद के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई भी भारत ही करेगा। देखिए, जो विषय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दक्षता के साथ स्वतंत्रता दिवस के अपने उद्बोधन में उठाया, विस्तारवाद और आतंकवाद, अगर आज आप विश्व के मानचित्र को देखें तो हमारी सीमा के एक तरफ विस्तारवाद का प्रतीक है और दूसरी तरफ आतंकवाद का प्रतीक। ऐसी विचित्र भौगोलिक स्थिति हमारी है, तो मानी हुई बात है उससे सबसे प्रभावी ढंग से हम ही लड़ सकते हैं। और जो वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर है, यानी जो भी वैश्विक शक्तियां हैं, उनके लिए भी यदि वह ईमानदारी से विस्तारवाद और आतंकवाद को हटाना चाहती हैं तो वो उनके लिए जरूरी होगा कि वो भारत का समर्थन करें। यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, विस्तारवाद भी आतंकवाद और आतंकवाद का भी विस्तारवाद। यदि हम चीन के राजनीतिक विस्तारवाद की तरफ इशारा करते हैं तो आईएसआईएस एक प्रकार का सांप्रदायिक विस्तारवाद कि पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत होनी चाहिए। और इन दोनों शक्तियों से लड़ने के लिए सिर्फ भारत, एक और बात कहूंगा, सिर्फ मिलिट्री की दृष्टि से नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक पावर के रूप में नहीं, इसका कल्चरल जवाब सिर्फ हमारे पास है। कैसे? जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अभी श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके न कभी उसका अधिग्रहण किया, न कभी एनेक्सेशन किया, न वहां का डिप्टी बैठाला, न कन्वर्जन किया, और वो पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार जीतकर मोहम्मद गोरी को छोड़ा, वहां तक रहा। तो हमारी एक परंपरा है, विश्व में हम इकलौते देश हैं, वर्ल्ड में सबसे बड़े इकलौते देश है जिसने आज तक न किसी देश पर इन्वेजन किया, ना आज तक किसी का एनेक्सेशन किया, ना आज तक कभी कन्वर्जन किया, ना आज तक कभी सबजुगेशन किया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से मोदी जी ने जो विषय रखा है, विस्तारवाद का प्रत्युत्तर सिर्फ और सिर्फ भारत से मिल सकता है। अब एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक बात और करूं, देखिए जब अमेरिका में बात होती है
तो मुझे याद आता है कभी कभी हम बचपन में थे, कितनी बातें सुनते थे कि अमेरिका भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, CIA का हस्तक्षेप है। अरे बचपन में इंदिरा जी ये स्टेटमेंट देती थी कि ये बात गलत है कि हमने बाहरी दबाव में हम किसी प्रकार से काम कर रहे हैं। और आज आप देखिए, पहले आपने हाउडी मोदी देखा, इसमें ट्रंप पूरी तरीके से साथ में थे। अब बताइए भारतीयों का महत्व इतना देखेगा। कल जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से जो बात कही थी, उसकी गूंज ने पूरे विश्व को इकट्ठा कर दिया है। कल जो उन्होंने बात की थी आतंकवाद की और विस्तारवाद की, और उसमें बहुत बड़ा संदेश था, और नाम भी नहीं लिया लेकिन पूरा दुनिया समझ गई। नाम भी नहीं लिया और पूरा विश्व का समर्थन मिल गया, और जिसका नाम नहीं लिया वो भी समझ गया कि उसकी क्या गलती और क्या ब्लंडर है। देखिए, अभी जो पूरे विश्व के अंदर में रीसेट होने वाला है, उसके अंदर में जो पहल की है, जो आवाज उठाई है, पहले आपको याद होगा कि 3 जुलाई को 11,000 फीट में लेह में प्रधानमंत्री जी ने इसी बात के ऊपर में विस्तार बात के बारे में कहा था। लेकिन 15 अगस्त के दिन, भारत के 74वें इंडिपेंडेंस डे के दिन, रेड फोर्ट से कहना एक अलग बात होता है। और कितनी बाखूबी से LOC से LAC तक कहा, लद्दाख कहा, और विस्तारवाद और आतंकवाद का बात किया। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आतंकवाद का, वो पाकिस्तान है, और पूरी दुनिया को मालूम है कि एक्सपेंशनिज्म कौन कर रहा है। 14 लैंड बॉर्डर हैं चाइना के, उसमें से 12 के साथ में सॉल्व किया है, लेकिन वो भी उसके अंदर भी एक बात है किस प्रकार से किया, किस अग्रेसिवनेस से किया है। मैरीटाइम बॉर्डर जो है उनके, जो साउथ चाइना सी 8 के साथ में, वहां पे भी लड़ाई है। चारों तरफ जो एक्सपेंशनिज्म का, विस्तारवाद का जो एक गलती कर रहा है चाइना, उसके बारे में पूरा विश्व इकट्ठा हो गया है। आपने ठीक कहा, चाहे वो ट्रंप साहब हो, चाहे जो बिडेन हो, ये बात है नेचुरल और स्ट्रेटेजिक अलायंस की। इस विश्व में क्या चुनौतियां हैं, विस्तारवाद की क्या चुनौती है, और किस प्रकार से चाइना की जो अग्रेसिवनेस है, प्रोवोकेटिवनेस है, वो बढ़ रही है हर एक फ्रंट के विश्व ने, यानी कि और आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी मिल गया है, तो ये जो क्वाड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी उसी का एक इंडिकेशन है। एब्सोल्युटली सर, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल, उसमें पूरे विश्व को एक पैराडाइम शिफ्ट में की चेंज की तरफ जाना स्वाभाविक ही है इस क्षण के ऊपर में। जी, यानी एक होता है ना कि बोल करके काम करना, एक होता है कि पूरी दुनिया को दिखा करके काम करना, और पूरी दुनिया कैसे ऑन बोर्ड जो आ गई कि विस्तारवाद से पूरी दुनिया को जिस आदमी ने परेशान किया और जिस चीज ने परेशान किया हुआ है, नाम लिए बगैर उस पर निशाना साधा, और मोहर जब उस पर अमेरिका और जो बाकी कंट्रीज की लगी, इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज इसे कह सकते हैं। मुकेश नायक, ठीक है, अगर कोई भारतीय मुखपत्र कहता तो आप कहते हैं कि मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन जो बाइडेन का कहना, जो कि राष्ट्रपति पद के, जो कल तक अगेंस्ट हुआ करते थे, कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान थे, उनको लग रहा है कि बिना मोदी के, बिना इस सरकार के कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कल को कुछ आता है तो हम साथ देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने मान लेना, उससे पहले जर्मनी का मान लेना, रशिया साथ खड़ा है। इन पर तो यकीन करेंगे ना सर कि हमारी कूटनीतिक पॉलिसी की एक जीत है, भारत इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अगुवाई कर रहा है। नहीं, देखिए, चीन की जो साम्राज्य विस्तारवाद की नीति है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया जा रही है। उसका कारण है चाइना का रवैया। जापान है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, रशिया है, और दुनिया के ताइवान है, वियतनाम है, सारे देश उससे नाराज हैं, उसकी साम्राज्य विस्तारवाद की नीति के कारण। और दूसरा, पाकिस्तान से पूरे दुनिया के देश नाराज हैं, क्योंकि वो आतंकवाद की फैक्ट्री है और आतंकवाद की प्रयोगशाला है पाकिस्तान। लेकिन जैसा कि अभी सुधांशु जी ने कहा कि भगवान राम ने कभी साम्राज्य विस्तारवाद की नीति को नहीं अपनाया। उन्होंने लंका पर विजय पाई, विभीषण को राज्य दे दिया, किष्किंधा पर विजय पाई, सुग्रीव को राज्य दे दिया। लेकिन जब उनका राज्य आया भगवान राम का, तो रामचरितमानस में लिखा है, नहीं कोई अबुद न लच्छन हीना, नहीं कोई दुखी दरिद्र न दीना। ऐसे देखिए, अपने देश में जनता दुखी हो, बेचैन हो, परेशान हो, रोजगार की तलाश में हो, तो लोकल प्रॉब्लम्स को भी प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करना चाहिए। 1000 किलोमीटर चलने वाला मजदूर जिसके पैर में छाले पड़ गए हैं, तो उसका भी किया ना। अब आपने नहीं सुना, 86 मिनट का भाषण पूरा सुना क्या? मैं किस पर बहस कर रहा हूं? मैं इस पर बहस कर रहा हूं कि आतंकवाद और विस्तारवाद
जब एक मंच पर दोनों को रख दिया जाता और पूरी दुनिया कहती कि हां हम कहीं ना कहीं भारत से एग्री करते हैं, तो आप ये मानते हैं ना, ये बात तो आपने भी मान ली कि हां साम्राज्यवाद जो है चीन से उससे पूरा परेशान है, तो क्या ये मानते हैं इस चीज का क्रेडिट, मैं उन इश्यूज पर भी आ जाऊंगा, लगातार डिबेट करता रहता हूं, तो कम से कम इसका क्रेडिट तो देंगे ना मोदी सरकार को, या नहीं देंगे? पूरी बात कर लेने दीजिए, मुझे दो चीजों का उत्तर चाहिए। पहली चीज तो मध्य पूर्व और एशिया में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के क्या संबंध हैं। आज पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के साथ है, श्रीलंका गले गले तक चाइनीज कर्ज में डूबा हुआ है। आप उधर देख लिए, नेपाल ने अपने संविधान में अपने नए नक्शे को मंजूरी दी थी जिसमें भारत की जमीन को अपना बता दिया। तो हमें बिल्कुल वास्तविकता पर ध्यान देना है। देखिए, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और कोरिया है, ये तो शुरू से भूमध्य सागर पर जो पानी पर जो अतिक्रमण का झगड़ा है उससे जूझ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से वो साम्राज्य विस्तारवाद के खिलाफ है। उसकी क्रेडिट कोई भी वो लीडर ले सकता है जो चाइना के सामने खड़ा हो, और उसकी क्रेडिट आज भारत को मिल रही है। संप्रभुता के नाम पर, संप्रभुता के नाम पर रिश्ते गवा दे, है ना? इसका मतलब चीन से दोस्ती कर लें, क्योंकि चीन से दोस्ती करनी है और दोस्ती निभाने के चक्कर में जमीन गवा दे, दोस्ती जमाने के चक्कर में जमीन गवा दे। दोस्ती कर लो। आप किस तरह की बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं? मैंने ये कहा सर नहीं सर, आप कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद के मैं खिलाफ हूं, तो मैंने कहा आज से पहले फिर होता क्या है, वो हड़पता रहा ना जमीन। आज से पहले क्या दुनिया इकट्ठी खड़ी हुई? मेरा सवाल यह था, आज से पहले दुनिया इकट्ठी खड़ी हुई? दुनिया ने माना कि विस्तारवाद भी आतंकवाद का जितना ही खतरा है? क्या दुनिया ने माना? दुनिया ने इसी रेजिम में माना ना। कल प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया, आज से पहले क्या इसका जिक्र किया गया? एक सेकंड मैं ये सुनवा देता हूं, सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं। सर एक सेकंड में आता हूं वापस आपका, एक सेकंड। तो काटा था मुकेश नायक जी, आपको ये ना लगे काटा था, हालांकि सुधांशु जी के पास जवाब तैयार था। मैं 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड आपको और देता हूं, तनवीर के पास जाऊंगा, सुधांशु जी दोनों का जवाब दे दीजिएगा। मुकेश नायक, मेरा सवाल यह है कि आज से पहले एग्जाम्पल के साथ कोट कर दीजिए सर, किस सरकार में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक साथ आकर के भारत को वू करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? आज से पहले कब आतंकवाद और साम्राज्य, आतंकवाद और विस्तारवाद पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया मोहर लगा रही, भारत जो कह रहा है वो ठीक है? मुझे एक बात बता दीजिए। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही। भारत आत्मनिर्भर तब होगा जब लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, जब घरेलू व्यापार बढ़ेगा, जब घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। मैंने सवाल क्या पूछा? आप कहते हैं फिर आप कहेंगे कि मैंने बीच में रोक दिया। मैंने सवाल क्या पूछा था? मैंने कहा ना कि आत्मनिर्भर पे 100 बार डिबेट किया मैंने, इकोनॉमी पे 100 बार डिबेट किया। अब आप नहीं आते उसमें, कई बार आप व्यस्त होते हैं, अलग बात है ना। आज मैं विस्तारवाद, आतंकवाद पे सर गोल पोस्ट को शिफ्ट कर देते हैं। आज से पहले कब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों इकट्ठे आए कि भारत मुझको दे दो, भारत मेरे साथ आ जाए? मुझे एक बात बता दीजिए ना। तो मैं कहूंगा आपकी भी इसमें, आपका भी क्रेडिट सर, अगर आपकी सरकारों ने भी तो किया, बताइए। देखिए, भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए, मोदी जी ने सबसे ज्यादा दौरा अमेरिका का किया और द्विपक्षीय समझौता एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ बताइए ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पूंजी निवेश के स्तर पर, औद्योगिक संगठन के स्तर पर एक भी फैक्ट्री। सर मैंने बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा था, आपके पास जवाब नहीं है। मेरा सवाल था आज से पहले कब डेमोक्रेट, रिपब्लिकन इकट्ठे आकर के भारत कर रहे हो? नहीं है जवाब आपके पास सर, क्योंकि आज से पहले दोस्ती निभाना जो है वो प्रायोरिटी रखा है। सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद तनवीर। नहीं, आज से पहले एक स्थिति थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2007 में हवाना डिक्लेरेशन, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। गजब का तर्क था भाई। उसके बाद 26/11 के सिर्फ 9 महीने बाद, जुलाई 2009, शर्मल 6, वहां ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या कहा जाता है? आतंकवाद से हमारी वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा बलूचिस्तान भी बनता है। यानी परोक्ष रूप से भारत ये मान रहा था कि जैसे कश्मीर में वो हम पाकिस्तान का दखल मानते हैं, बलूचिस्तान में हमारा दखल है। तो इतना सुंदर काम हो रहा था। अभी मुकेश नायक जी ने बात कही विदेशियों के साथ, उन्होंने कहा पाकिस्तान और चीन एक हो गए। जनाब आज एक हुए क्या? 1963 में उसने पाक अधिकृत कश्मीर की सक्षम वैली चीन को दे दी, नेहरू जी के जमाने से। हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका ने 2006-07 में दे दिया चीन को। और ये मालदीव में आपने देखा कि एयरपोर्ट के जो ठेके थे भारतीय कंपनियों से कैंसिल करके चीन की कंपनियों को दे दिए गए थे। नेपाल की जहां तक बात है तो माओवादियों की सरकार किस जमाने बनी थी? 2006-07 में। बजाय भारत सरकार उसके खिलाफ कड़ा स्टैंड लेती, यहां उल्टा था। सीताराम येचुरी जाते थे भारत सरकार के प्रतिनिधि बन के वहां बात करने। वो ना विदेश मंत्री थे ना विदेश सचिव थे, वो किस हैसियत पे जाते थे? हमने कम्युनिस्टों को पूरी नेपाल की अपनी पॉलिसी आउटसोर्स कर दी और उसके कारण से आज यह समस्या उत्पन्न हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए बिल्कुल ईमानदारी की बात यह है कि इससे पूर्व के वर्षों में
जो भी परिस्थिति रही, चलिए चीन तो हमसे बड़ा देश था, एक बार मान भी लिया कि वो हम पे दबाव बना रहा था। हम दुनिया के इकलौते देश थे मुकेश जी। दुनिया में हमेशा बड़ा और ताकतवर छोटे को सताता है, छोटा और कमजोर कहता है कि ये मुझे सता रहा है, छोटा और कमजोर यूनाइटेड नेशन में जाता है। यहां पर हम बड़े और ताकतवर थे और हम 60-65 साल तक के अटल जी का दौर छोड़ दे तो यही कहते रहे कि पाकिस्तान हमें सता रहा है। जीतती हुई फौज कभी युद्ध विराम नहीं करती, हमने जीतती हुई फौज ने युद्ध विराम किया, हमारी फौज जीत रही थी, हम बड़े थे, हम ताकतवर थे और हम यूएन में चले गए। अब बताइए, एक वो जमाना था, एक ये जमाना है। तो मेरे विचार से थोड़ा ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि अब परिस्थिति बदली है, भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ दिख रहा है और उसकी वैश्विक अभिव्यक्ति तो कम से कम घर में भी हमारे राजनीतिक दलों को स्वीकार करना। ठीक, तनवीर एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद रविंदर आपके पास और आत्मा जी आपके पास मैं आ रहा हूं अमेरिका में। लेकिन तनवीर, एक ऐसी पार्टी, यानी कि पक्ष और विपक्ष, मैं ऐसे कह देता हूं दर्शकों के लिए कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, एक ऐसी पार्टी जो कल तक कहीं ना कहीं भारत विरोधी बयान देने वाली, भारत विरोधी छवि वाली मानी जाती थी, वो 24 घंटे के भीतर अपना स्टैंड ऐसा चेंज करती है, प्रधानमंत्री के विस्तारवाद वाले भाषण पर ऐसी मोहर लगाती है कि उसको लगता है जैसे बिना भारत के नहीं सदेगा। सर, इसे तो कम से कम भारत की जीत तो हम कहेंगे ही ना। तनवीर, पहली बात तो मैं आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी पुण्यतिथि है। वो एक लीडर थे, सच बोलते थे। कभी उन्होंने गैलरी के लिए डांसिंग नहीं की थी, पर आज गैलरी के लिए डांसिंग बहुत ज़्यादा होती है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, इससे पहले आप एक प्रधानमंत्री इंडिया की गुजरी थी जिसको इंदिरा गांधी कहती हैं। हम कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने लिंडन बी जॉनसन हो या फिर रेगन हो, उन लोगों को घुटने पर लेकर आने पर मजबूर किया था। ऐसी एक महान लीडर थी। आज आप देख रहे हैं मेरे जैसे लोग जो अमेरिका जाते हैं, काम करते हैं, वहां पर अमेरिका की सिटीजनशिप लिए, आज उनका एक वोट का महत्व है। टुडे ना ट्रंप या फिर बाइडेन हिंदुस्तान के लिए नहीं, वोटर्स को रिझाने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के फेवर में अगर खड़े होते तो अमेरिका को टेररिस्ट, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करते। क्यों नहीं डिक्लेयर किया अभी तक? आप यहां पर बैठकर भारत की जो मेरे जैसे आप जैसे नौजवान वहां पर जाके अपने दम पर जो उन्होंने एक पॉपुलेशन बनाया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको वोट मिले, ना कि नरेंद्र मोदी जी की। बताइए कहां पर नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की बाइडेन ने? तो कहां पे उनको सपना आ गया क्या? मैं भी जानता हूं अमेरिका को, मैं भी अमेरिका में बहुत लंबा आ गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडियन अमेरिकन के वोट की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन उनको सपना थोड़ा ना आ गया। भारत जब एलओसी की बात करता है तो किससे एलओसी मिलती है? आतंकवाद। पाकिस्तान एलएसी की बात करता है विस्तारवाद की, तो कौन है एलएसी? चीन। जब वो दोनों की बात करता है, जो बाइडेन समेत पूरा अमेरिका लगातार ये कह चुका है, तो इसका मतलब क्या है? वो सरकार के साथ है। इकोनॉमिकल दुश्मन है, इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन फिर आपने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया ना। हमको आत्मनिर्भर किया जाएगा, पता नहीं आत्मनिर्भर का मतलब को हमको रीइन्वेंट करना पड़ेगा। फिर गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया ना। नरेंद्र मोदी जी की फिर गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया ना। खसीदे लिखना फिर गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया ना सर। क्या सर? फिर गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया ना आपने। सच्चाई का फिर गोल पोस्ट आपने शिफ्ट कर दिया। नहीं, सच्चाई का, ठीक है, मैं सच्चाई का आईना अमेरिका से देख लेता हूं। ओके, मैं सच्चाई का ना अमेरिका से देख लेता हूं। आत्मा जी, एक सेकंड। आत्मा जी, इतने सालों से आप अमेरिका में हैं ना, अमेरिकी सिटीजन भी हैं, फंड रेजिंग इवेंट भी करते हैं। आत्मा जी, फंड रेजिंग इवेंट भी करते हैं लगातार। आप मुझे एक बात, आवाज अब आ रही है आपको? आवाज हाँ, अभी आ रही है। मेरा सवाल यह है कि जैसे तनवीर कह रहे हैं कि देखिए ये तो भारतीयों ने कीमत बढ़ाई है, वरना जो बाइडेन की थोड़ा ना कोई मोदी जी ने तारीफ की है। मोदी जी का कोई क्रेडिट नहीं है, ये तो इंदिरा गांधी ने रेगन और बाकी प्रधानमंत्रियों को घुटने पर ला दिया था, बाकी राष्ट्रपतियों को घुटने पर ला दिया था। क्या सिर्फ इतनी भर अचीवमेंट है? क्या इतनी भर अचीवमेंट है या फिर इससे पहले ये हुआ है? बताइए। अरे नहीं सचिन जी, सिक्योरिटी के मतलब सिक्योरिटी का घेरा तोड़ के मोदी जी के हाथ में हाथ पकड़ के किया, वो आज तक के किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं हुआ। और रही बात की रिस्पेक्ट की, भारतीयों की बहुत रिस्पेक्ट हुई है। और अभी भारतीय इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि जो भी पार्टीज होती है, जैसे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, वो दोनों चाहते हैं कि भारतीय जो इस वक्त सबसे सभ्य और पढ़े लिखे, एजुकेटेड, और सबसे बड़ी बात की जो उनके आने वाली जनरेशन है, किड्स है, वो सबसे इंटेलिजेंट और बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने जो भारतीयों का एक सम्मान विदेश में बढ़ाया है, जो हम पहले आज से 6-7 साल पहले देखते थे भारतीयों की रिस्पेक्ट, अभी जो देखते हैं, इवन मैं भी एयरपोर्ट से ही बात कर रहा था,
तो जब हम आते हैं तो हमको भारतीयों को एक अलग नजर से देखा जाता है और हमारे बिजनेस में हम पे ट्रस्ट करते हैं। आत्मा जी थोड़ा ये भी बता दीजिए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वहां के, कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, वरना आप टैग कर दी जाएंगे अभी कुछ देर पहले। इसका रिएक्शन तो मैं लूंगा मुकेश जी से, है ना? ये भी जरा थोड़ा सा साफ कर दीजिएगा। मैंने बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे नहीं बात की, मैं सच्चाई पे बात कर रहा हूँ और मेरे को सच्चाई कहने में डर नहीं है। क्या तनवीर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं फिर आता हूँ रविंद्र के पास। क्या तनवीर? देखिए, पहले तो आत्मा सिन्हा जी पहले यहाँ पर बैठकर ये जो लंबे लंबे जो झूठ बातें कर रहे हैं, भारतीयों की इज्जत तब भी थी आज भी थी। 96 में मैं अमेरिका में काम किया हूं, कब भारतीयों की इज्जत बेइज्जती के साथ दी जाती थी? ये कह रहे हैं कि भारतीयों की अब तक इज्जत नहीं थी, नरेंद्र मोदी आने के बाद इज्जत बढ़ गई। ये क्या बात कर रहे हैं? लग रहा है इनकी जबान से तो झूठ के अलावा कुछ नहीं गुजरा। और दूसरी बात, भारत के अब तक के पूरे प्रधानमंत्री को इन्होंने एजेंट कह दिया। इससे घटिया बात तो कोई आदमी कर ही नहीं सकता। इन लोगों की वजह से भारतीयों की इज्जत जाती है। ये जो मिस्टर आत्मा सिन्हा है, ये जो फंड रेजिंग करते हैं, पैसे बनाते हैं, अमेरिका में बैठ के झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं। ये एक्चुअली भारत के नाम पे मक्कार लोग हैं, गद्दार लोग हैं। ये देखिए फिर आपने, ये तो गलत है सर, है और रहेगी। ये देखिए फिर वही बात है, भारतीयों की इज्जत मतलब अब आपको मिर्ची लग गई तो आप जो है गाली गलौज पे, ये थोड़ा ना बात होती है। अब उनको जो लगा उन्होंने अपनी बात रखी, तो आप काउंटर कीजिए ना लॉजिक दे करके। आप लोग एजेंट थे। अरे इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर एजेंट थे। आप लोग एजेंट थे, जो भी अटल बिहारी वाजपेयी एजेंट थे क्या? मिस्टर मनमोहन सिंह एजेंट थे? शर्म करनी चाहिए इन लोगों को, इन ऐसे जैसे लोगों को। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी जितने आज तक के बेईमानियां हुई हैं, कांग्रेस के तमाम प्राइम मिनिस्टर को एजेंट बनाए। इनकी मोदी जी के साथ दोस्ती, मैंने मोदी जी को एजेंट नहीं कहा। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को एजेंट कह दिया और यहां पर बैठे हुए तमाम लोग सुन रहे हैं इनकी बात। I think this man is really तो मैं अपने उनका जवाब देने देता हूँ। ठीक है, ओके फाइन तनवीर, एक सेकंड आपके हिसाब से रखूं। जो मैं देखता हूं वो मैं बोलता हूं, और जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अमेरिका में रहते हुए, मैं सोशल वर्क करता हूँ यहाँ पे। जो अभी इंडियंस लोगों ने, आप देखिए सर जी, आप ब्लेम लगाने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। आप मुझे शायद नहीं जानते हैं, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? पहले सबसे पहले आप बात करने का तरीका सीखिए। मैंने जो बात कही है सारी दुनिया को मालूम है। को एजेंट कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने कांग्रेसियों को कहा एजेंट कहा सर। वो सभी प्राइम मिनिस्टर वो नाम लेकर के कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं सर। वो इंडिविजुअल ओपिनियन मेकर है, तो वो इंडिविजुअल ओपिनियन मेकर है, तो आप डिसीजन राइट वे। एक सेकंड आत्मा जी, अभी तक मैंने रविंद्र को इंक्लूड नहीं किया। एक सेकंड, क्योंकि ये अपॉलिटिकल है और पाकिस्तान और अमेरिका को इनसे बेहतर कोई अच्छे से नहीं जानता। ठीक है ना? आपने अपना ओपिनियन रखा, आप डील करते हैं। रविंद्र सचदेव, मैं जब इसे कहता हूं पैराडाइम शिफ्ट है, मैं जब इसे कहता हूं कि आज से पहले कोई ऐसा पॉइंट दे दीजिए, पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठ करके कह रहा हो कि देखिए हमें भारत चाहिए, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस कर रहा है और विस्तारवाद और आतंकवाद को एक साथ ले आए और दुनिया मोहर लगाने लगे, क्या ये क्रेडिट है कि नहीं इस गवर्नमेंट का? सर्टेनली है। मैं दो तीन चीजें कहूंगा। पहली बात देखिए, जो आतंकवाद पे तो ठीक है भारत बात करता था, हम विस्तारवाद पे भी ये बात कर रहे हैं। अब अटेंशन विस्तारवाद जो हमने कहा, भारत ने कहा, मोदी जी ने कहा, इस पे अटेंशन या इस चीज का वजन ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमने सैक्रिफाइस करके दुनिया को दिखाया। जो गलवान में हुआ, देखिए चाइना की पिछले कुछ वर्षों से जो भी एक्सपेंशनिज्म मानो चल रहा है, पर इस समय ज्यादा फोकस में आ गया। और इस ज्यादा फोकस में किसने सबसे सख्त स्टांस लिया चाइना के खिलाफ और सैक्रिफाइस भी दी उस प्रोसेस में? वो भारत ने दी। तो इसलिए अब अगर भारत विस्तारवाद की बात करता है तो हमारी बात का वजन ज्यादा है दुनिया में, राइट? आतंकवाद का है, विस्तारवाद, दोनों बराबर एक तरह के पैरेलल ट्रैक्स में आ गए जो दुनिया को वरी है। वन, दूसरी बात, जो ये बात हो रही है कि हम दुनिया को क्या देते हैं, सुधांशु जी तो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत नॉलेजेबल है इस बारे में, बट मैं एक पॉइंट कहूंगा, जो मोदी जी जैसे कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ओके, दुनिया को देखिए, अमेरिका को भी उसे आप लिंक कर लीजिए। अमेरिका को भारत की क्या जरूरत है? इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, उसमें आता हूं एक मिनट, पैसा और वोटर्स मान लिया। उसके अलावा देखिए, अमेरिकन नेता भी फ्यूचर देखते हैं। उन्हें पता है फ्यूचर में अगर अमेरिका को प्रॉस्पर होना है तो कौन है उनके साथ, जो इतना बड़ा एक देश हो और इतना बड़ा देश हो जिसके इतने पॉजिटिव विचार हो जो दुनिया को चाहिए। और खासकर आज की दुनिया जो कोरोना के चलते बदल चुकी है, राइट? जब हम सब समझ रहे हैं हमें सबको साथ में रहना है,
इंसान को भी नहीं, इंसान और नेचर को भी मिलकर साथ में रहना है, राइट? तो जब ये सारी चीजें हैं तो अमेरिका को वो पोटेंशियल दिखता है भारत का, तभी तो अमेरिका भी भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। और एक कम्युनिस्ट चाइना को छोड़ दीजिए, उसके अलावा दुनिया में इतना बड़ा कौन है? वो केवल भारत है। तो जब अमेरिकन लीडर्स, अब मैं इंडियन अमेरिकन पे आता हूं, जब अमेरिकन लीडर्स भारत की तरफ देखते हैं तो ऑब्वियसली भारत के साइज, पोटेंशियल, हमारी सोच, हमारी विचार, जो भारत ग्लोबल स्टेज पे कंट्रीब्यूट करेगा फ्यूचर की स्टेबिलिटी, शांति के लिए, वो पोटेंशियल देखते हैं वो लोग, तभी वो अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब रही बात अमेरिका के अंदर, यस, इसमें कोई डाउट नहीं, आई कैन से मैं पिछले 20 साल से काफी वर्षों में अमेरिका में रहा हूं और काफी हमने इन्वॉल्व भी हुए हैं। हम बार बार दोनों कैंपेन से बात करते हैं, जितनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होती हैं, 2000 से मैं इन्वॉल्व रहा हूं, राइट? हम दोनों कैंपेन से कहते थे कि आप भारत के रिलेटेड एक स्टेटमेंट दीजिए कि आपकी भारत के टुवर्ड्स पॉलिसी क्या है, या इंडियन अमेरिकन के प्रति पॉलिसी क्या है। दोनों साइड्स के कैंपेन शर्माते थे, बोलते नहीं थे। कभी किसी ने किसी जूनियर कैंपेन स्टाफर को लगा दिया, उसने स्टेटमेंट दे दी, कभी किसी ने दे दी। अब धीरे धीरे वक्त ये आ गया है, मैं ये नहीं कहूंगा पहले इतना नहीं होता था, मतलब कम होता था, अब वक्त ये आ गया है कि दोनों कैंपेन्स के स्टाफ नहीं, लीडर एक साथ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए अमेरिका के अंदर और भारत के प्रति अपनी पॉलिसी अपने मैनिफेस्टो में लिख ही नहीं रहे, पब्लिकली बोल रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब कि दोनों चीजों का महत्व बहुत बढ़ गया है, भारत का भी एंड इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का भी। और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी डेफिनेटली यस, एक तो है वेल्दी है, तो फाइनेंशियल कैंपेन फंड रेजिंग जो अमेरिका में लीगल है बाय द वे, राइट, वो देते हैं, उसका उन्हें वो चाहिए। दूसरा, इंडियन अमेरिकन वोटर भी अब इंपॉर्टेंट हो गया इत्तफाकन। इस समय अमेरिका में करीब 45 लाख, हाँ जी ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, ये चीजें आपने बहुत अच्छे से बता दी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुकेश नायक को कोई डाउट होगा या तनवीर को कोई डाउट होगा, तनवीर तो खुद बखूबी जानते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार की तारीफ भले ना हो, क्रेडिट ना हो, देश की तारीफ तो हो सकती है, लेकिन कोई अगर देश की भी तारीफ की बात कर ले सुधांशु त्रिवेदी, फिर या तो वो बन जाता है कि देखिए बीजेपी का कार्यकर्ता, या वो झूठ बोल रहा है। तनवीर ने तो मक्कार तक कह दिया हमारे एक पैनलिस्ट को। देखिए, पहले तो मैं एक फैक्ट सामने रख दूं, मैं कई बार अमेरिका जा चुका हूं, मगर मैं 2000 के बाद गया हूं, 2000 ऑनवर्ड्स गया, परंतु हमें लोगों ने बताया 1993 में स्वामी विवेकानंद की शिकागो वक्तृता का 100th एनिवर्सरी पर कार्यक्रम आयोजित किया था इंडियन कम्युनिटी। एक कांग्रेसमैन आने को तैयार नहीं था, एक भी सांसद उस कार्यक्रम में आने को तैयार नहीं था। और मैं अपने जो विरोधी पैनलिस्ट हैं मित्र से पूरी ईमानदारी से पूछता हूं, 98-99 से पहले भारतीय कम्युनिटी के कार्यक्रम में अमेरिकी सांसदों की उपस्थिति के उदाहरण बता दें, और आज मोदी जी के जमाने में अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है और साथ में घूम रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन और उसे कोई स्वीकार करने को तैयार ना हो, तो मेरे विचार से इसे मैं पूर्वाग्रहग्रस्त ही कह सकता हूं। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा पूरी विनम्रता के साथ, तनवीर जी ने बहुत सारी बातें बड़ी आक्रोश में बोल दी, मैं सिर्फ फैक्ट कह रहा हूं, चाहे चेक कर लें आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हैं। नेहरू जी के जमाने में अमेरिकन राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स में लिखा है कि 1959 में पूछा गया भारत एटॉमिक एक्सप्लोजन कब कर सकता है, इन्होंने चेक करके बताया 1 साल, मगर नहीं किया, कहा एटम विद पीस। उसके बाद मैं किताब कोट कर रहा हूं, CIA के एक ऑफिसर ने लिखी किताब कन्वर्सेशन विद ए क्रो, उसमें देखिएगा भारत के परमाणु कार्यक्रम को कैसे रोका गया, शास्त्री जी के जमाने में कैसे दोबारा शुरू हुआ, और फिर भाभा की संदिग्ध मृत्यु। चलिए, तो CIA ने लिखा। अब मित्रोकिन्स आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, उसमें लेट 60s और अर्ली 70s में क्या हुआ, मैं किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद KGB की रिटायर्ड ऑफिसर येवेलिना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स, उसमें भारत के नेताओं और जिसमें बहुत बड़े लोग रहे, क्या लिखा पढ़ लीजिएगा। 86 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल छापा कि एंडरसन, भोपाल गैस त्रासदी वाला, इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि आदिल शहरयार जो राजीव जी के मित्र थे, उनको छोड़ना था, और वो राजीव जी के सरकारी जहाज में है। मैं नहीं कह रहा हूं, मई 1985 में ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। मैं कहता हूं यदि आपके मन में आक्रोश है तो कहिए उन लोगों से, मुकदमा दायर करें उन पत्रकारों के खिलाफ, मुकदमा दायर करें उन लोगों के खिलाफ कि आपने कैसे ऐसी आपत्तिजनक बात कह दी। और यदि आज तक मुकदमे नहीं दायर हुए हैं और कोई तीखी बात भी नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल से तनवीर जी, जो आपने आत्मा सिंह जी के लिए कह दिया है,
मेरे विचार से आपको थोड़ा खेद व्यक्त करना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए अपने विचारों के ऊपर। ठीक है मुकेश जी और तनवीर, मैं दोनों आपसे जवाब लेता हूं, फिर मैं आत्मा जी के पास जाऊंगा, गुरमीत जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया, लेकिन कहा कि मेक इन इंडिया या फिर मेक फॉर इंडिया नहीं, लेकिन मेक फॉर वर्ल्ड होना चाहिए। पूरी दुनिया कैसे, और बहुत अच्छे से रविंदर ने वो बताया भी कि चीन कैसे कम्युनिस्ट से कंट्री छोड़ रही है, और अमेरिका अगर सिर्फ अपना फायदा भी देखता है तो वो भारत के लिए जो सबसे बड़ा बाजार है उसको भी देख रहा है, और भारत भी जानता है इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी। एक बार ये सुनिए, दोबारा पॉलिटिकल डिबेट पे जाऊं, वहां शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप पॉलिटिकल आदमी, फौज से जुड़े हो। मैं पहला कमेंट आपसे ही ले लेता हूं, गुरमीत जी, उन लोगों का क्या कीजिएगा? देखिए पॉलिटिक्स तो इंटरनल हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश से बड़ी विचारधारा तो नहीं होती है ना। एक फौजी होने के नाते जब आप ये कहते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा चेंज है, सर क्या असर पड़ता होगा जब ये मानने को ही कुछ पार्टियां तैयार नहीं, या फिर यूं कहें कि जिनका हित शायद इसमें लगता है कि भारत कमजोरी रहे? सचिन जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, हर भारतीय को राष्ट्र ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। अगर इस विचार से सोचेंगे तो पूरी सोचने की ढंग बदल जाता है। इस समय जब भारत के ऊपर में राष्ट्र सुरक्षा का चैलेंज है, चुनौती है, और जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जी ने कल रेड फोर्ट से कहा, उनका जो कहने का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो था आत्मनिर्भर, और जिस प्रकार से भारत के ऊपर में जो सुरक्षा चुनौती है उसके बारे में जिस प्रकार उन्होंने एकदम बहुत एक स्पष्ट रूप से जो विस्तारवाद चाइना की तरफ और आतंकवाद जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान है, बिना उनका नाम लिए हुए जो कहा, और इन चुनौतियों को इतना सुंदर तरीके से कहा कि पूरा विश्व का जो सोच है वो भी हमारे साथ जुड़ गया। अभी मौजूदा हालत में पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा है, और ये कोविड भी शुरू हुआ है चाइना से, और देखिए कि किस प्रकार से चाइना ने मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, लीगल वॉर, और मैं तो कहूंगा कि वो इस विस्तारवाद के ऊपर में न जाने कब से लगा हुआ है, चाहे वो बात सिंजियांग की हो, चाहे वो बात तिब्बत की हो, मंचूरिया की हो, विस्तारवाद के रास्ते में ही था वो। एग्जैक्टली। और कितनी खूबसूरती से प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व की जो सोच है इस तरफ की है। सर एक सेकंड, मैं आपको माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि एक बेहद दुखद खबर आ रही है। वो खबर यह है कि पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। चेतन चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित थे, और चेतन चौहान को जो लोग जानते हैं, चेतन चौहान को मैं भी जानता था, अब तो था कहना पड़ेगा। ये बेहद दुखद खबर है, क्योंकि बेहद फिटनेस फ्रीक और स्वस्थ थे जब तक उनको कोरोना नहीं हुआ था। उनको कोरोना हुआ था, ये देखिए, और उसके बाद क्योंकि दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के भी DDCA के अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली क्रिकेट में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में रहे, यूपी सरकार में जब वो विधायक चुने गए उसके बाद यूपी सरकार में वो मंत्री भी रहे। कोरोना वायरस से संक्रमित थे चेतन चौहान, और इस वक्त ये बुरी खबर, ये दुखद खबर आ रही है कि चेतन चौहान का निधन हो गया है। यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। चेतन चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित थे और बेहद एक्टिव थे, अगर मैं ये कहूं, और इस वक्त यही खबर है कि कोरोना से संक्रमित थे, और तब उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ा एकदम अचानक, और उनका निधन हो गया। पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है, कोरोना वायरस से वो संक्रमित थे। सुधांशु जी, बेहद दुखद खबर है। इससे पहले कमला रानी का निधन हुआ था, यूपी की कैबिनेट मंत्री, अब कृषि मंत्री चेतन चौहान, उनका निधन हो गया, और बेहद एक्टिव थे। कोरोना से एकदम अचानक ही ऐसी खबर आई है, बेहद चौंकाने वाली और बेहद दुखद खबर है। सुधांशु जी, आपको भी शायद अभी पता लगा होगा। चौहान जी की स्थिति पिछले कई दिनों से बहुत डिफिकल्ट थी। अभी दोपहर में भी बात हुई थी तो ये लग रहा था कि स्थिति बहुत संवेदनशील है, परंतु ये उम्मीद नहीं थी कि निधन की खबर आ जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत दुखद और चिंताजनक बात है। और चेतन चौहान जी एक राजनीतिक व्यक्ति से पहले, हमें तो याद है बचपन में हम लोग जब क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे तो मैं चेतन चौहान जी से एक आध बार कहता भी था कि बचपन में साहब हम आपको सुनते थे, तो हमें आज तक वो एक सेंटेंस याद है कि जब टेस्ट मैच शुरू होता था तो एक टिपिकल फील्डिंग पोजीशन होती थी कि पहली स्लिप पर विश्वनाथ, दूसरी स्लिप पे गावस्कर और फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर चेतन चौहान। चेतन चौहान जी ने कहा भी कहा, मुझे हमेशा फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करने के लिए कहा जाता था, और उस जमाने में हेलमेट फील्डर के पास नहीं होते थे, और कई बार मुझे उस सेक्टर में काफी चोटें भी लगी। और सुनील गावस्कर के साथ इन्होंने सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियों का रिकॉर्ड बनाया था। अब पता नहीं है कि 12-13 बार सेंचुरी पार्टनरशिप ओपनिंग के रूप में की थी।
बल्लेबाज रहे बचपन में हमेशा। बहुत मजबूत वो थी, तो एक खिलाड़ी के रूप में भी हमारे मानस पटल पर उनकी एक छवि थी। फिर बाद में पार्टी में आए, नेता रहे, सांसद रहे, फिर मंत्री रहे। तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है क्रिकेट जगत के लिए भी और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। ठीक है सुधांशु जी, इस बेहद दुखद खबर है, इस पर हम और अपडेट लेंगे। मैं वापस आता हूं जिस डिबेट को मैं कर रहा था कि विस्तारवाद और आतंकवाद अगर दोनों एक पहलू पर किए जा सकते हैं तो इसमें कुछ को आपत्ति की होती है जब कहते हैं कि भारत का कद इतना बढ़ गया है। मेरे पास क्योंकि वक्त कम बचा, बीच में दुखद खबर आ रही थी, मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। 30 सेकंड मुकेश नायक, तनवीर, आत्मा सिंह जी, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट रोविंदर आपका। मुकेश नायक 30 सेकंड। देखिए, जो भारत की अमेरिका में कदर बढ़ी है ना, वो इस कारण बढ़ी है कि जो हमारी वहां वर्क फोर्स है उसने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी उत्कृष्टता से और अपने कौशल से वहां अपना एक विशेष स्थान बनाया है अमेरिका में। और अमेरिका भारत के 40-45 लाख लोगों को इस चुनाव में अनदेखा नहीं कर सकता है और उसी के प्रभाव के कारण वो भारत के गीत गा रहा है। तनवीर जी, तो ये 2014 से पहले फिर कोई कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस बनाने को तैयार नहीं होता था? क्योंकि फंक्शंस नहीं हुए? फिर आप तो थे ना अमेरिका में। पहले भी कई फंक्शन होते थे जब प्राइम मिनिस्टर्स की इज्जत होती थी, उस वक्त भी थी, इस वक्त भी है। किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं, भारतीयों की वजह से है। इंग्लिश में एक कहावत है कि वर्बलाइजेशन विजुअलाइजेशन से इंपॉर्टेंट एक्चुअलाइजेशन होता है। आज उन भारतीयों ने एक्चुअलाइजेशन किया है क्योंकि 30-35 साल से मेहनत के बाद इस पोजीशन पर भारतीय पहुंचे हैं अपने बलबूते पे। हर प्राइम मिनिस्टर इससे पहले भी भारत की संप्रभुता के लिए, भारत के लिए काम किया है और नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कोई 2014 में आके क्यों खुली? लास्ट कमेंट, इज्जत बढ़ा दी। अगर मैं तनवीर की बात मान भी लूं कि लगातार चल रहा था ये आत्मचिंतन, या यूं कहें कि जिसे भी कहते हैं एक्चुअलाइजेशन, ये 2014 में क्यों हुआ जब मोदी गवर्नमेंट आई? तो अगर हुआ तो फिर क्रेडिट क्यों नहीं जाएगा? मुझे एक बात बताइए। 30 सेकंड्स। डेफिनेटली, देखिए, मान लिया चल रहा था पहले, नो डाउट। इसमें मेरे ख्याल से एक श्रेय जाता है विदाउट डाउट मोदी जी को जो जाता है। इन्होंने एक तरह से अपना कैरिस्मा इस्तेमाल करके उस चीज को विजिबिलिटी ज्यादा दी और उसको फ्रंट स्टेज पे लाए अमेरिका में। तो आई थिंक वो हुआ और उसी समय साइमल्टेनियसली भारत की इकोनॉमी जो बढ़ रही थी, तो भारत की इकोनॉमी में भी ज्यादा इंटरेस्ट। और याद रखिए, इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं उनको भी इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट है। एक जमाना होता था जब एनआरआईज कोट अनकोट अमेरिका में रहते तो उनको भारत से कोई मतलब भी नहीं होता था, बाय द वे, राइट? क्योंकि ठीक है, चल रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी भी जो बढ़ी, इंडिया में जो फ्यूचर ओरिएंटेड लीडरशिप्स वगैरह आ रही हैं, तो इवन इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में हैं उनको भी भारत में ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है, अमेरिकन सरकार को भी ज्यादा ऐसा लगता है कि भारत आज से पहले कोई बात कह देता था, वो भले आतंकवाद का पीड़ित होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं लताड़ भारत को ही पड़ती थी। आपको मालूम होगा कि जब परमाणु परीक्षण हुआ था, प्रतिबंध भारत को ही झेलने पड़े थे। उसके बाद आतंकवाद से एक लाइन आगे बढ़ी खींच करके विस्तारवाद, यानी कि इनडायरेक्टली चीन को बता दिया पूरी दुनिया में वो क्या कर रहा है, और पूरी दुनिया अगर इसे एक्सेप्ट कर ले तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट तो है ही है। हो सकता है कि राजनीतिक दल जो है कुछ उसे एग्री करे या ना करे। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.